प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे क्या ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तानाशाही है या ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का अधिनायकवाद है। अर्थात आज के टॉपिक में हमें ये देखना है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल शक्तिशाली होता जा रहा है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का जो महत्व है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो मंत्रिमंडल की बढ़ती हुई शक्तियों के कारण लॉर्ड हेवर्ट जैसे विद्वानों ने कहा है कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल एक नई तानाशाही है। वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल ने अन्य सभी संस्थाओं को अपने अधीन कर लिया है और मंत्रिमंडल तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि आज के लेक्चर में हमें ये देखना है कि क्या वास्तव में ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। क्या ब्रिटेन का मंत्रिमंडल वास्तव में अधिनायकवादी बन बैठा है। इसकी चर्चा हम करेंगे, जो कि प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में भाई किसी न किसी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसी के साथ में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से तो इसके बारे में प्रश्न पूछा ही जाता है। और ये केवल आप ब्रिटेन के ऊपर लागू नहीं करें, नहीं, जहां कहीं भी संस्थात्मक शासन प्रणालियां हैं भाई उनके ऊपर तो लागू होता है। अब भारत के बारे में देख सकते हैं, क्या भारत में भी जो मंत्रिमंडल है वो तानाशाह बन बैठा है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि विशेषकर संस्थात्मक शासन प्रणाली के ऊपर तो ये निष्कर्ष लागू कर सकते हैं कि भाई वास्तव में मंत्रिमंडल कभी कभी तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। और वैसे देखा जाए तो भाई अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भी कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही हैं। खैर, आज तो हम केवल ब्रिटेन की बात करेंगे कि क्या ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का अधिनायकवाद है। यहाँ दो बातें लेंगे। कुछ विद्वान तो ये कहेंगे कि भाई ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। कुछ विद्वान कहेंगे नहीं, मंत्रिमंडल कभी भी तानाशाह बन ही नहीं सकता। तो इसके लिए मैंने दो पार्ट बनाए हैं। ए, मंत्रिमंडल पर तानाशाही का आरोप, ब, मंत्रिमंडल पर तानाशाही के आरोप का खंडन। तो इनकी चर्चा करें उससे पहले मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर आपके लिए तैयार कर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, इसकी जानकारी आपको हो सके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ध्यान दें, मंत्रिमंडल पर तानाशाही का आरोप मतलब यहाँ रैमजे मेयोर और लॉर्ड हेवर्ट जैसे विद्वान, जैसे लॉर्ड हेवर्ट ने अपनी पुस्तक न्यू डेस्पोटिज्म, क्या नाम है इनकी पुस्तक का, न्यू डेस्पोटिज्म, नई तानाशाही, नई तानाशाही। तो ये नई तानाशाही किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, ये मंत्रिमंडल की बढ़ती हुई शक्तियों की तरफ संकेत कर रहे हैं, कार्यपालिका की बढ़ती शक्तियों की तरफ संकेत कर रहे हैं ये कि ये एक नई तानाशाही है, समय रहते इसे रोको वरना ये हमारी स्वतंत्रता को निगल जाएगी। कौन कह रहे हैं, लॉर्ड हेवर्ट। तो मेरा कहने का भावार्थ ये कि रैमजे मेयोर और लॉर्ड हेवर्ट जैसे विद्वान कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल की शक्तियों में जो वृद्धि हो रही है वह वास्तव में एक नई तानाशाही के रूप में उभर कर सामने आ रही है। इसकी शक्तियों को रोको वरना व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकेंगे। क्यों, क्योंकि अन्य सभी संस्थाएं इसके अधीन आ गई हैं। मंत्रिमंडल स्वामी बन बैठा है। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि ये विद्वान ये कह रहे हैं कि भाई मंत्रिमंडल की शक्ति में जो वृद्धि हो रही है ना, उस शक्ति में वृद्धि होने के कारण ये विद्वान कहते हैं कि मंत्रिमंडल तानाशाह जैसा व्यवहार करता है, मंत्रिमंडल अधिनायकवाद या तानाशाह बन बैठा है। कौन कौन कह रहे हैं, रैमजे मेयोर और लॉर्ड हेवर्ट। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि कौन से विद्वान मंत्रिमंडल की तानाशाही के समर्थक हैं कि भाई वर्तमान समय में ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल है वह तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। तो कौन कहते हैं, लॉर्ड हेवर्ट और रैमजे मेयोर। अच्छा, अब ये मैंने डायग्राम बनाया, इससे आप समझें इसका क्या मतलब है। सम्राट, लोक सदन, मंत्रिमंडल। अर्थात देखो, वास्तव में मंत्रिमंडल एक राजनीतिक समिति है जिसका निर्माण
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाता है और इसके द्वारा, मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा, इस राजनीतिक समिति के द्वारा कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो वास्तव में यदि हम सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि जो ये मंत्रिमंडल है, जिसको राजनीतिक समिति कह सकते हैं हम, जो ये मंत्रिमंडल है इसको राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जा सकता है। जो ये मंत्रिमंडल है, सिद्धांत में हम देखते हैं कि ये संसद के अधीन है। संसद स्वामी है, मंत्रिमंडल संसद के अधीन है। मतलब संसद संप्रभु है, संसद सर्वोच्च है। कहाँ? ब्रिटेन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन भाई जैसे ही व्यवहार में देखते हैं तो सच्चाई कुछ और मिलती है। सच्चाई ये मिलती है कि ये राजनीतिक समिति, कौन? मंत्रिमंडल, ये राजनीतिक समिति व्यवहार में सम्राट और लोक सदन पर अपनी प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। वास्तव में लोक सदन और सम्राट मंत्रिमंडल के अधीन है। व्यावहारिक स्थिति है ये। तो इसकी इस व्यवहारिक स्थिति को देखने के बाद ही लॉर्ड हेवर्ड जैसे विद्वान कह रहे हैं कि भाई ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तानाशाह बन बैठा है, मंत्रिमंडल तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। ठीक है। वैसे भी व्यवहारिक स्थिति को हम देखें तो भाई ब्रिटेन मंत्रिमंडल स्वामी बन बैठा है, अन्य सभी संस्थाएं मंत्रिमंडल के अधीन हैं। मैंने इससे पिछली वीडियो जो अपलोड की है उसमें आपको बताया कि ब्रिटेन मंत्रिमंडल की महत्ता या शक्तियों में वृद्धि के क्या कारण हैं। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वास्तव में इसकी जो सैद्धांतिक स्थिति क्या है और व्यवहारिक स्थिति क्या है, इसके आधार पर ये दोनों बातें मैंने आपको समझाई थी। आप प्ले लिस्ट में हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। तो ध्यान दें, अब यहाँ तक ये बात क्लियर होगी कि भाई सैद्धांतिक दृष्टि से देखने में तो ऐसा लगता है कि लोक सदन मतलब है ब्रिटेन की संसद का जो प्रथम सदन है लोक सदन, दूसरा सदन कौन है? लॉर्ड सभा। तो देखो भाई ब्रिटेन में वास्तव में संसद का मतलब आज के लोक सदन से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड सभा एक शक्तिहीन सदन है। 1911 और 1949 के अधिनियमों के द्वारा 1911 और 1949 के अधिनियमों के द्वारा लॉर्ड सभा की शक्ति को बिल्कुल कम कर दिया गया। तो इसलिए संसद का मतलब ब्रिटेन में केवल लोक सदन ही माना जाता है। तो वास्तव में सिद्धांत में तो लगता है कि भाई ब्रिटेन में लोक सदन शक्तिशाली है, मतलब संसद संप्रभु है, संसद सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करती है। लेकिन व्यवहार में जैसे हम देखते हैं तो व्यवहारिक स्थिति ये है कि स्वयं मंत्रिमंडल, लोक सदन और सम्राट राजा इनके ऊपर अपनी प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। तो इसी आधार पर लॉर्ड हेवर्ड और रैमजी मेयर जैसे विद्वानों ने कहा है कि ब्रिटेन में क्या है? तानाशाही है। किसकी? मंत्रिमंडल की। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ मैंने आपके लिए 2 बिंदु तैयार किए हैं, इसलिए कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तानाशाह क्यों बन बैठा है, तानाशाह जैसा व्यवहार किस आधार पर करता है, हम किन तथ्यों से ये बात कहें कि ब्रिटेन मंत्रिमंडल तानाशाह जैसे व्यवहार करता है। तो यहाँ मैंने आपके लिए 2 बिंदु तैयार किए हैं। इसके बाद में यहाँ अलग से कुछ बिंदु तैयार और किए हैं। इन बिंदुओं के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि वास्तव में यदि हम देखते हैं तो ब्रिटेन मंत्रिमंडल तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। नंबर 1, राजा के संदर्भ में मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता। राजा के संदर्भ में मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता। राजा, ये सम्राट हो, राजा के संदर्भ में मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता। देखिएगा भाई, प्रारंभ में देखें हम ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करते हैं तो प्रारंभ में वहाँ राजा की निरंकुशता थी, लेकिन धीरे 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 ब्रिटेन में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो गया। तो आज हम देखते हैं तो वास्तव में राजा संसद सत्र का प्रारंभ और अंत, इसकी शक्ति राजा के पास में थी, अभी भी है, लेकिन अब केवल औपचारिक रूप में। अब वास्तव में संसद का सत्र कब बुलाना है, कब समाप्त करना है, कौन कौन से विधेयक प्रस्तुत करने हैं संसद में, ये सब तय कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। जबकि एंग्लो सैक्सन काल की हम बात करते हैं जहाँ से ब्रिटिश संविधान के विकास की गाथा का प्रारंभ होता है, तो भाई राजा निरंकुश था, राजा सब प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता था। लेकिन वर्तमान समय में राजा की सभी शक्तियों का प्रयोग
या हम कहें कि राजा के नाम पर शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। तो इस आधार पर यह कहा जाता है कि भाई ब्रिटेन में मंत्रिमंडल अधिनायकवाद बन बैठा है या तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। मतलब राजा की सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी बात, संसद के संदर्भ मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता, मतलब ये राजा के संदर्भ में होगी, ये संसद के संदर्भ मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता, इसलिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। दो ही बातें ले रहे हैं हम, संसद के संदर्भ मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता। संसद मीन्स भाई लोक सदन। क्यों? क्योंकि लाड़ सभा एक शक्तिहीन सदन हो गया है आज। मैंने कहा ना 1911 1949 के अधिनियम के द्वारा लाड़ सभा रूपी चिड़िया के पंखों को कुतर दिया गया, उसको उड़ने लायक नहीं छोड़ा गया। लाड़ सभा ब्रिटेन में आज के लिए एक विलंबकारी सदन के रूप में शेष रह गया है, अर्थात लाड़ सभा एक शक्तिहीन दुर्बल निर्बल सदन है। क्लियर? तो संसद के संदर्भ मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता। अब वास्तविक रूप में यहां भी देखें तो संसद की क्या कार्य प्रणाली होगी, इसी के साथ में किस प्रकार के कानून बनाने हैं। वैसे कानून बनाना संसद का काम है, लेकिन भाई सच्चाई ये है कि कानूनों का जो ब्यौरा होता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही तय कर लिया जाता है। संसद में इनका बहुमत होता है और आसानी से लोक सदन उसको पारित कर देता है। तो वास्तविक रूप में कानून निर्माता भी कौन बन बैठा है आज? मंत्रिमंडल बन गया है। संसद के बारे में तो कहा जाता है कि संसदें तो केवल रजिस्ट्रेशन करती हैं, पंजीकरण करती हैं। वास्तविक रूप में हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल ही विधि निर्माण करने लग गई हैं, जिससे कि कुछ विद्वानों ने कहा भी है कि भाई ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल है वो ही लघु व्यवस्थापिका है। किसने कहा है? कार्टर ने कहा है। किसने कहा है? कार्टर ने। नोट कर सकते हैं आप, कार्टर ने कहा है कि ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है वास्तव में वह ही लघु व्यवस्थापिका है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो कानून बनाने वाली संस्था कौन बन गई आज? ब्रिटेन मंत्रिमंडल बन गई। और न केवल ब्रिटेन, पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में सच्चाई यही है कि कार्यपालिकाएं ही विधि निर्माण करने लग गई हैं। तो संसद के संदर्भ में भी इनका कहना है कि भी कानून बनाने का कार्य भी मंत्रिमंडल करने लग गया है, जबकि विधि निर्माण का कार्य तो संसद का होता है। लेकिन आज हम देखते हैं व्यवहार के धरातल पर, व्यवहारिक स्थिति देखते हैं तो कानून बनाने से संबंधित कार्य भी मंत्रिमंडलों के द्वारा ही किया जाने लग गया है। अगर केवल ब्रिटेन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन में विधि निर्माण का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जा रहा है। अतः इस आधार पर इन विद्वानों ने कहा कि भाई ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। तो दोनों बातें हो गई। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि सिद्धांत में तो ऐसा लगता है कि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, मंत्रिमंडल संसद के अधीन है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति ये है कि मंत्रिमंडल जो कि एक राजनीतिक समिति है, जो कि राजनीतिक कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल ही सम्राट और लोक सदन पर अपनी प्रभुत्व शक्ति का खुलकर प्रयोग करती है। अतः इस आधार पर लॉर्ड हेवर्ड और रैमजे मेयर जैसे विद्वानों ने कहा है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। यस, क्लियर हो गया? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अधिनायक बनाने वाले अन्य कारक। वास्तव में ब्रिटेन में मंत्रिमंडल अधिनायकवाद या तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। इसको तानाशाह बनाने में कुछ कारकों का भी योगदान रहा है। कौन कौन से कारक है? नंबर 1, राजा के प्रभाव में लगातार कमी आई है। देखिएगा भाई, हम वैसे भी कह सकते हैं कि सिद्धांत में ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है, मर्यादा में संवैधानिक राजतंत्र है और व्यवहार में वहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य का मीन्स वहाँ का राजा मतलब राजाध्यक्ष निर्वाचित नहीं, वो तो वंशानुगति है। तो गणराज्य किस लिए कहा जा रहा है कि वास्तव में वहाँ के जो राजा हैं उस राजा को जनता वास्तविक रूप में जो गणतंत्र का राज्याध्यक्ष होता है उसकी तरह ही सम्मान दिया जाता है। ठीक है, वहाँ राजा वंशानुगत है लेकिन जनता उसे बेहद प्यार करती है, इसलिए इसे लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। तो इस आधार पर समझें इसको, राजा के प्रभाव में लगातार कमी आई है। भाई प्रारंभ में एंग्लो सैक्सन काल में वहाँ का राजा निरंकुश था, है, उसके बाद में क्या हुआ? वहाँ राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो गया, अर्थात धीरे 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 राजा की शक्तियों को कम किया गया। जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा है,
इसके अंतर्गत राजा की निरंकुशता को जो है कम किया गया। उसके बाद में 1689 ईस्वी का जो अधिकार पत्र है, इसके द्वारा राजा की निरंकुशता को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया और संसद की संप्रभुता को स्वीकार किया गया। परंतु उसके बाद में धीरे धीरे ये हुआ, क्या हुआ कि संसद की संप्रभुता भी जो है घटती चली गई और मंत्रिमंडल जो है शक्तिशाली होता चला गया। इसका मूल कारण है पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन आना, राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आना। प्राचीन समय का राज्य पुलिस राज्य था, आज का राज्य लोक कल्याणकारी राज्य होगा। तो इन सभी कारणों की वजह से मंत्रिमंडल की शक्तियां जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। तो राजा के प्रभाव में लगातार कमी आई। मतलब राजा वास्तविक रूप में ब्रिटेन में हम कह सकते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र के रूप में आ गया है और वहाँ व्यवहार में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हो गया। तो राजा तो केवल हम कह सकते हैं कि नाम मात्र का शासक बन के रह गया है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर ब्रिटेन में लोक सदन कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो कि राजा की मृत्यु के संदर्भ में है, तो राजा उस पर भी हस्ताक्षर कर देता है। मतलब कर देता है मतलब ये नहीं कि भाई ऐसा कोई कानून बनाया है संसद ने नहीं कर सकती, क्योंकि जनता राजा को बेहद प्यार करती है, लेकिन मतलब राजा अपने मृत्यु आदेश के ऊपर भी हस्ताक्षर कर देगा, ऐसा कहा जाता है। तो वास्तव में राजा के प्रभाव में तो कमी होती चलेगी। तो राजा के नाम पर कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए मंत्रिमंडल तानाशाह जैसे व्यवहार करता है। अगली बात, प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब शाब्दिक अर्थ देखें, इसका क्या होगा? प्रदत्त व्यवस्थापन मतलब कानून बनाने की शक्ति किसी को हस्तांतरित करना। तो किसको हस्तांतरित करना है भाई? वर्तमान समय में संसद का कार्यभार ज़्यादा है, लोक सदन संसद, प्रथम सदन है संसद का, दूसरा लोक सभा है। तो केवल लोक सदन हमने इसलिए लिखा है कि लोक सभा तो एक शक्तिहीन सदन है ब्रिटेन में। तो वास्तव में संसद का कार्यभार बहुत ज़्यादा है, समय का अभाव होता है, इसलिए संसद क्या करती है, मतलब लोक सदन क्या करती है कि जो विभिन्न प्रशासकीय विभाग होते हैं उन प्रशासकीय विभागों को नियम और उपनियम बनाने की शक्ति हस्तांतरित कर देती है। मतलब कानून की मोटी रूपरेखा तो जो है संसद तय कर देती है, उसके बाद में उन मोटी रूपरेखाओं के आधार पर नियम और उपनियम बनाने की शक्ति संसद के द्वारा प्रशासकीय विभागों को हस्तांतरित कर दी जाती है। यह प्रशासकीय विभागों को नियम और उपनियम बनाने की जो शक्ति दी जा रही है संसद के द्वारा, यही क्या है? प्रदत्त व्यवस्थापन, हस्तांतरित विधान, प्रत्यायोजित विधान। आप इसको डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। कैसे? जैसे संसद कानून बनाने की शक्ति किसको दे रही है? यहाँ मोटी रूपरेखा तो जो है संसद ही तय करेगी, उसके बाद में उसके आधार पर प्रशासकीय विभाग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रशासकीय विभाग। संसद प्रशासकीय विभागों को जो मोटी रूपरेखा संसद ने तैयार की कानून की, उसके आधार पर नियम और उपनियम बनाने की शक्ति हस्तांतरित कर देती है। क्यों? क्योंकि संसद के पास इतना समय नहीं होता है और संसद के सदस्य इतने जो है विधि की जानकारी भी नहीं होती है, इसलिए प्रशासकीय विभागों को जो है नियम और उपनियम बनाने की शक्ति हस्तांतरित कर दी जाती है। वही क्या? प्रदत्त व्यवस्थापन। अब जो प्रशासकीय विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्री होता है। तो ऐसी स्थिति में शक्ति किसके हाथ में आ गई? मंत्रिमंडल के हाथ में आ गई। तो ऐसी स्थिति में भी ये कहा जाता है कि प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रणाली के कारण भी भाई ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। तीसरा सी, संसद एवं मंत्रिमंडल की रचना में विशिष्ट लक्षण। वास्तव में ब्रिटेन में संसद एवं मंत्रिमंडल की जो रचना है, वो रचना में भी कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं जिनके कारण मंत्रिमंडल शक्तिशाली होता जा रहा है। कैसे हैं? जैसे मान लीजिएगा भाई, वहाँ पर जो मंत्रिमंडल होता है, ये बात सत्य है कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है संसद के प्रति, लेकिन सच्चाई ये है कि मंत्रिमंडल को जब ये लगता है, क्या लगता है कि भाई हमने जो नीति तय की है और इस नीति को लोक सदन स्वीकार नहीं करेगा, तो वो सम्राट से परामर्श करके और लोक सदन का विघटन करा देता है।
समझ रहे हैं ना। तो इस कारण से वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल शक्तिशाली बन जाता है और लोक सदन को हमेशा भय रहता है कि अगर हमने मंत्रिमंडल की नीतियों का समर्थन नहीं किया तो हमारा विघटन करा दिया जाएगा, लोक सदन का विघटन करा दिया जाएगा। तो लोक सदन में दोनों ही, जो पक्ष और विपक्ष हैं, मतलब विरोधी दल भी और सत्तारूढ़ दल भी, ये नहीं चाहेंगे कि वे लोक सदन का विघटन हो। क्यों? क्योंकि विघटन होते उनको पद छोड़ना पड़ेगा और कोई भी सांसद नहीं चाहेगा कि समय से पहले हम पद छोड़ें। इसलिए मंत्रिमंडल की नीतियों को इन्हें स्वीकार करना पड़ता है, समर्थन देना पड़ता है। इस आधार पर भी मंत्रिमंडल तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। द्विदल प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन में जब हम पार्टी सिस्टम का अध्ययन करते हैं, द्विदलीय प्रणाली तो है ही, दो दलीय प्रणाली है। तो भाई दो दलीय प्रणाली के कारण भी जो है मंत्रिमंडल तानाशाह जैसे व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि जो दल सत्तारूढ़ होता है, भाई दो ही तो दल हैं, एक दल सत्तारूढ़ होगा, उसको बहुमत तो मिलेगा, दूसरा विरोधी दल होगा, तो उसको बहुमत प्राप्त हो गया है। तो पूर्ण बहुमत मिलने के बाद में, स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद में इसे किसी के समर्थन की जरूरत तो है ही नहीं, तो खुल करके अपनी नीतियां बनाता है और ऐसी स्थिति मंत्रिमंडल तानाशाह जैसे व्यवहार करने लग जाता है। भाई बहुदलीय प्रणाली में तो क्या होता है, अन्य दलों के समर्थन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो गठबंधन की सरकार बनती है, और गठबंधन की सरकार बनती है ऐसी स्थिति में सभी दलों को साथ लेकर चलना पड़ता है, सबकी बातें माननी पड़ती है। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट है, द्विदलीय प्रणाली है तो एक दल को तो बहुमत मिलेगा, बहुमत मिलेगा तो बहुमत के आधार पर ये अपनी नीतियों को जो है संसद में भी स्वीकार करवा लेता है। तो वास्तविक रूप में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तो व्यवस्थापक और कार्यपालिका एक हो जाती है, एकजुट हो जाती है, एकजुटी होंगी। भाई लोक सदन, जिस दल को बहुमत मिलता है उसकी तो सरकार बनती है, तो ये दोनों तो एक ही हो गए। मंत्रिमंडल का यहाँ बहुमत है, बहुमत है तो मंत्रिमंडल की नीतियों को स्वीकार करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे तो मंत्रिमंडल लोक सदन का विघटन करा देगा सम्राट से परामर्श कर करके। तो फिर ये दोनों एक प्रकार से क्या है कि समझौता सा ही कर लेते हैं कि ठीक है भाई, हम आपकी नीति को स्वीकार कर रहे हैं, अन्यथा आप विघटन करा देंगे। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में द्विदलीय प्रणाली होने के कारण भी मंत्रिमंडल तानाशाह जैसे व्यवहार करता है। अगला है लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के कारण। देखिएगा भाई, वास्तव में ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के तानाशाह जैसा व्यवहार करने का अगला जो कारण है वह है लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के कारण। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में जो राज्य का स्वरूप है बदल गया है। वर्तमान समय का राज्य कल्याणकारी राज्य बन गया, प्राचीन समय का राज्य पुलिस राज्य था। तो लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था होने के कारण या राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी बन जाने के कारण भाई राज्य के कार्यों की संख्या बढ़ गई, कार्यों की संख्या बढ़ गई, संसद के पास इतना समय नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है मंत्रिमंडल खुल करके शक्तियों का प्रयोग करती है। और स्वयं संसद भी ये चाहती है कि भी ठीक है, राष्ट्र का विकास होना चाहिए, मंत्रिमंडल शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, करने दीजिएगा। तो इस आधार पर भी जो है ब्रिटेन मंत्रिमंडल तानाशाह बन बैठा है। अगला है प्रशासकीय न्याय की व्यवस्था के कारण। भाई वास्तविक रूप में ब्रिटेन में अब प्रशासकीय न्याय की व्यवस्था भी की जाने लगी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जनसाधारण के लिए अलग से न्याय की व्यवस्था है, प्रशासकीय अधिकारियों के लिए अलग से न्याय की व्यवस्था है, प्रशासनिक जो विभाग होते हैं और इसका अध्यक्ष कौन होता है, मंत्री ही होता है। तो इस आधार पर भी वास्तविक रूप में ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तानाशाह बन बैठा है, ये आरोप लगाया जाता है। तो ये सारी बातें किसके बारे में होगी कि मंत्रिमंडल पर तानाशाही का आरोप, कि भाई मंत्रिमंडल तानाशाह बन बैठा है इन कारणों से। मतलब रैमजे मेयर और लॉर्ड हेवर्ट का कहना है कि इन कारणों से ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तानाशाह बन बैठा है, या मंत्रिमंडल का जो व्यवहार है वह एक तानाशाह जैसा व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? एक तानाशाह जैसा व्यवहार है। क्लियर हो गई बात? तो ये तो हो गया रैमजे मेयर और लॉर्ड हेवर्ट के अनुसार कि भाई मंत्रिमंडल तानाशाह है, तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। अब दूसरा पार्ट देखें, मंत्रिमंडल पर तानाशाही के आरोपों का खंडन। अब कुछ विद्वान, जैसे यहाँ नोट कीजिएगा, एग्जाम पूछा जाता है, लास्की, जेनिंग्स और लावेल जैसे विद्वानों का कहना है कि नहीं भाई, मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि तो हुई है, सत्य है बात। मतलब ये तीनों विद्वान ये बात तो स्वीकार कर रहे हैं कि वे ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की शक्ति में तो वृद्धि हुई है। और देखो, ये केवल ब्रिटेन में नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ हैं भाई, सब जगह कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही हैं। सत्य है ये बात। तो क्या इस आधार पर ये कह दें कि मंत्रिमंडल तानाशाह जैसे व्यवहार करता है? मंत्रिमंडल के कार्यों में, शक्तियों में, महत्व में वृद्धि होने के आधार पर ही कह दें कि मंत्रिमंडल तानाशाह जैसा व्यवहार करता है? नहीं भाई, हमें निष्पक्ष रूप में विश्लेषण करना पड़ेगा। तो लास्की, जेनिंग्स और लावेल कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल की शक्ति में वृद्धि हुई है, लेकिन
ये तानाशाह जैसा व्यवहार नहीं करता है, ये तानाशाह नहीं बना है। मतलब मंत्रिमंडल की शक्ति में वृद्धि होने का मतलब ये नहीं लिया जाएगा कि मंत्रिमंडल तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, कौन कौन कह रहे हैं? लास्की, जेनिंग्स और लावेल। अब किस आधार पर कह रहे हैं ये तीनों विद्वान कि भाई मंत्रिमंडल के ऊपर जो तानाशाही का आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है? तो इसके लिए इन्होंने यहाँ 6 बातें बताई है। छठे बिंदु में मैंने आपके लिए और कुछ बिंदु तैयार किए। मतलब इन तर्कों के आधार पर ये बताया जाएगा कि भाई मंत्रिमंडल पर जो तानाशाह का आरोप है वह मिथ्या है, गलत है, इसमें सत्यता नहीं है। मंत्रिमंडल तानाशाह जैसा व्यवहार नहीं करता है। नंबर 1, विरोधी दल की मौजूदगी। देखिएगा भाई, लास्की, लावेल, जेनिंग्स जैसे विद्वान कह रहे हैं कि भाई ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि विरोधी दल की मौजूदगी है। भाई इधर आइए, वहाँ द्विदलीय प्रणाली है तो एक दल सत्ता में होता है, दूसरा विपक्ष में बैठता है। क्लियर? तो मुझे बताइए, अगर सत्तारूढ़ दल देश हित में नीति नहीं बनाता है तो क्या विरोधी दल, विपक्ष चुपचाप बैठा रहेगा? क्या सत्तारूढ़ दल की या सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करेगा? यस, उसका विरोध करेगा। और विरोधी दल भी तो मजबूत होता है। विरोधी दल के सामने सत्तारूढ़ दल को झुकना पड़ता है। कैसे? जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत प्रधानमंत्री चर्चिल को विरोधी दल के विरोध के कारण ही अपने मंत्री परिषद में परिवर्तन करना पड़ा था। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है। मैं तो केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वहाँ के प्रधानमंत्रियों को भी झुकना पड़ जाता है विपक्ष के सामने। और विपक्ष भी तो मजबूत है। अगर विपक्ष की बातें नहीं सुनी जाएंगी तो ये सब बातें जनता के सामने जाएंगी और जनमत में इनका ये प्रचार होगा कि भाई जो वर्तमान में सरकार है वह तानाशाह जैसे व्यवहार कर रही है, अगली बार इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो कोई दल नहीं चाहता है, कोई सरकार नहीं चाहती है कि अगली बार जनता हमें स्वीकार नहीं करे। इसलिए वास्तविक रूप में विरोधी दल की मौजूदगी के कारण मंत्रिमंडल तानाशाह जैसे व्यवहार कर ही नहीं सकता है। मतलब मंत्रिमंडल ऐसी कोई नीति नहीं बनाएगा जिससे कि जनता के सामने इसकी छवि बिगड़े, प्रतिष्ठा गिर जाए। क्यों? क्योंकि यदि विपक्ष की बात भी नहीं मानी जा रही है तो जनमत की निगाहों में सत्तारूढ़ दल की छवि गिरेगी। इसलिए मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं बन सकता। मंत्रिमंडल जनमत के विरुद्ध, देश हित के विरुद्ध कोई नीति बना ही नहीं सकता। दूसरा, सरकारी दल के सदस्यों द्वारा विरोध संभव। अब दूसरा तर्क दिया जा रहा है विद्वानों के द्वारा कि केवल विरोधी दल ही क्यों, सरकारी दल के सदस्यों के द्वारा भी विरोध संभव है। मतलब स्वयं जो सत्तारूढ़ दल होता है, भाई इसके सदस्य भी यदि मंत्रिमंडल के द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है, गलत नीति बनाई जाती है तो उनके द्वारा भी विरोध किया जाएगा। और अगर मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा ही मंत्रिमंडल की नीतियों का विरोध किया जा रहा है, मतलब सरकारी दल के सदस्यों के द्वारा ही सरकारी दल का विरोध किया जा रहा है, मंत्रिमंडल का विरोध किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्वयं मंत्रिमंडल ये नहीं चाहेगा कि हमारे मंत्रिमंडल के दो फाड़ हों, उनको एक साथ लेकर चलना इनकी मजबूरी होता है। इसलिए मंत्रिमंडल ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकता जिससे कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों में ही मतभेद हो। जैसे उदाहरण के रूप में 1940 में प्रधानमंत्री चैम्बरलेन को अपनी नीतियों के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उसका स्वयं का मंत्रिमंडल ही दो भागों में बट गया था। तीसरा है, मंत्रिमंडल द्वारा विधायी शक्ति का तानाशाही पूर्ण प्रयोग नहीं। मतलब तीसरा तर्क दिया जा रहा है कि भाई मंत्रिमंडल कभी भी विधायी शक्ति का तानाशाही पूर्ण प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि वहाँ व्यवहार में लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोक सदन निर्वाचित संस्था है, इसमें से मंत्रिमंडल गठन होता है। तो मंत्रिमंडल यदि कानून का कोई ऐसा प्रस्ताव, कानून का कोई ऐसा प्रारूप लेकर के आते हैं जो जनता के विरुद्ध है, मंत्रिमंडल ये साहस तभी कर सकता है जबकि अगली बार चुनाव होने हो और उसको हार का मुख देखना स्वीकार हो,
तभी ऐसा कानून बनाया जा सकता है, अन्यथा मंत्रिमंडल भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे उनकी छवि प्रतिष्ठा गिर जाए। तो इसलिए मंत्रिमंडल द्वारा विधायी शक्ति का तानाशाही पूर्ण प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की इस रूप में व्यवस्था की गई है कि मंत्रिमंडल कभी तानाशाह बन ही नहीं सकता। चौथा है मंत्रिमंडल के आंतरिक मतभेद। अब ध्यान दीजिएगा भाई मंत्रिमंडल के अंतर्गत आंतरिक मतभेद भी होते हैं। आंतरिक मतभेद मीन्स भाई मान लीजिएगा मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 18 से लेकर के 22 तक होती है ब्रिटेन में। तो इनमें से भी कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा यदि राष्ट्रहित में नीति नहीं बनाई जा रही है तो उनके द्वारा विरोध किया जाता है। और स्वयं प्रधानमंत्री चाहेगा कि पूरे मंत्रिमंडल को एक साथ लेकर चला जाए, और एक साथ लेकर चला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो सदस्य मंत्रिमंडल ने जो नीति तय की है उसका विरोध कर रहे हैं तो उनको जो है प्रसन्न करने का काम किया जाएगा। मतलब जो बागी सदस्य हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, उनको जो है बोलने का अवसर दिया जाएगा खुले रूप में, मतलब लोक सदन में बोलने का अवसर दिया जाएगा और फिर उनको संतुष्ट कर करके साथ लेकर के ही चला जाएगा। तो इस आधार पर मंत्रिमंडल कभी भी कोई ऐसी नीति नहीं बना सकता जिसके आधार पर जनता भी उनसे जो है रुष्ट हो जाए और स्वयं उसका मंत्रिमंडल में भी दो भाग हो जाएं, दो धड़े हो जाएं, वो बट जाएं, उन्हें फूट पड़ जाए। ऐसा कोई भी कार्य इनके द्वारा नहीं किया जा सकता, इसलिए मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं बन सकता। या मंत्रिमंडल पर तानाशाही का जो आरोप है वह मिथ्या है, गलत है। पांचवा, जनमत का नियंत्रण। ये तो सबसे बड़ा नियंत्रण है भाई। लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर नियंत्रण अंतिम किसका होता है? जनता का ही तो होता है। अंतिम नियंत्रण तो जनता का ही होता है मेरे भाई। तो पांचवा है जनमत का नियंत्रण, अर्थात वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल कभी तानाशाह बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे प्रति 5 वर्ष पर जनता के सामने वोटों की भीख मांगने के लिए जाना पड़ता है। तो मंत्रिमंडल कभी कोई ऐसी नीति बना ही नहीं सकता, कोई ऐसा कानून बना ही नहीं सकता जो कि जनता के विरुद्ध हो, जनहित के विरुद्ध हो, हैं, राष्ट्रहित के विरुद्ध हो, राष्ट्र के विरुद्ध हो। ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे बड़ा नियंत्रण है जनता का मंत्रिमंडल के ऊपर। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में भाई मंत्रिमंडल मीन्स वहाँ लोकतंत्र तो है ही, है, लोकतांत्रिक गणराज्य तो है ही। ठीक है, राजा वंशानुगत है, लेकिन लोक सदन तो निर्वाचित है ना, जनता प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित करती है और जिस दल को बहुमत मिलता है उसमें से मंत्रिमंडल गठन किया जाता है। तो वास्तविक रूप में जनता के द्वारा निर्वाचित ही तो हैं, निर्वाचित हैं। तो प्रति 5 वर्ष के बाद में इनको जनता के सामने जाना पड़ता है वोटों की भीख मांगने के लिए। तो ये क्यों चाहेंगे कि हम जनता की निगाहों में गिरें? तो इनके द्वारा ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जाती है जिससे कि जनमत इनके विरुद्ध हो। अतः आप कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में ब्रिटेन का मंत्रिमंडल जो है तानाशाह नहीं है। तानाशाह का जो आरोप है वह मिथ्या है, झूठ है। ठीक है। अब यहाँ मैंने कोटेशन लिखी है। लावेल कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ऊपर जनमत की हमेशा आलोचना की गोलाबारी होती रहती है। कौन करें? लावेल। अर्थात मंत्रिमंडल के ऊपर जनमत की आलोचना की गोलाबारी होती रहती है, इसलिए ये कभी भी जो है तानाशाह जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। नोट कीजिएगा, लावेल कह रहे हैं आलोचना की गोलाबारी मीन्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखेंगे कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ऊपर जनमत की आलोचना की गोलाबारी लगातार होती रहती है, अतः ये तानाशाह नहीं बन सकता। एक उदाहरण है, जैसे 1957 में प्रधानमंत्री ईडन का त्यागपत्र। मतलब भाई प्रधानमंत्री ईडन ने वास्तविक रूप में ब्रिटिश जनमत इसके निर्णय के विरुद्ध हो गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वेज नहर की नीति को स्वीकार नहीं किया जनता ने। अर्थात वास्तव में जो प्रधानमंत्री ईडन थे इनके द्वारा जो स्वेज नहर की नीति तय की गई थी, जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया और जनता से इन्होंने झूठ बोला था। जनता से इन्होंने झूठ बोला था कि भाई हम जो है दूसरे विश्व युद्ध में जो हमने विस्तारवादी नीति का विरोध किया था, वास्तव में वो झूठ बोला गया था।
इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। आप तो सिर्फ यहाँ इसकी डिटेल्स में ना जाकर, क्योंकि काफ़ी लंबी बात हो जाती है, सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि भी सुएज नहर की नीति को जो है जनता ने स्वीकार नहीं किया था और इस आधार पर 1997 में प्रधानमंत्री ईडन ने अपना त्यागपत्र दिया था। तो ये जनमत के नियंत्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है भाई। छठा है अन्य कारण। कुछ अन्य कारण भी है जिनकी वजह से कहा जा सकता है कि भाई ब्रिटेन मंत्रिमंडल के ऊपर जो तानाशाह का आरोप है मिथ्या है, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है? नंबर 1, राजा का परंपरागत अधिकार। मतलब अन्य कारणों में लेंगे राजा का परंपरागत अधिकार। मतलब ये कहा जाता है कि भाई वास्तविक रूप में देखा जाए व्यवहार में तो मंत्रिमंडल सर्वेसर्वा बन बैठा है, मंत्रिमंडल एक स्वामी बन बैठा है, मंत्रिमंडल लोक सदन और सम्राट के ऊपर प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करता है, व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल तानाशाह जैसे व्यवहार नहीं कर सकता। नंबर 1, राजा का परंपरागत अधिकार। देखो भाई, ये बात सत्य है कि मंत्रिमंडल सर्वेसर्वा है, लेकिन फिर भी कम से कम मंत्रिमंडल को राजा सलाह दे सकता है, प्रोत्साहन दे सकता है और चेतावनी दे सकता है। ये 3 इसके परंपरागत अधिकार हैं जिनका एक राजा अभी भी प्रयोग करता है। मंत्रिमंडल को सलाह दे सकता है, प्रोत्साहन दे सकता है और चेतावनी भी देता है, चेतावनी भी दे सकता है। तो किसी न किसी रूप में मंत्रिमंडल इससे नियंत्रित होता है। दूसरा है लोक सदन के अभिसमय। वास्तव में मंत्रिमंडल तानाशाह इसलिए भी नहीं बन सकता क्योंकि लोक सदन के कुछ अभिसमय हैं, परंपराएं हैं। कैसे? जैसे भाई मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया जा सकता है, कटौती प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, कार्य स्थगन प्रस्ताव इत्यादि बहुत है। पिछली वीडियो मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए यहाँ डिटेल्स नहीं लेंगे, सबका डिटेल्स मैंने दे दिया पिछली वीडियो में। तो वास्तव में इनकी वजह से भी जो है हम कह सकते हैं कि भी लोक सदन मंत्रिमंडल के ऊपर जो है नियंत्रण रखता है। जैसे वाद विवाद लोक सदन में वाद विवाद किया जाएगा तो मंत्रिमंडल के सदस्य प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई भी नीति होती है उसका जो है विरोध किया जाता है, कटौती प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, है ना। तो इनके आधार पर मंत्रिमंडल के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं बन सकता। यस, आगे है सी, इंग्लैंड की प्रेस। वास्तविक रूप में इंग्लैंड की जो प्रेस है वह भी मंत्रिमंडल की नीतियों की आलोचना करती है और समीक्षा करती है। तो इंग्लैंड की जो प्रेस है उस प्रेस के द्वारा भी जो है मंत्रिमंडल के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। इसलिए मंत्रिमंडल कोई भी ऐसी नीति बनाने का दुस्साहस नहीं कर सकती जो कि जनमत के विरुद्ध हो। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल ने जैसे ऐसी नीति बनाई तो वास्तविक रूप में वहाँ की जो प्रेस है वह प्रेस ही उसकी आलोचना करेगी और उसकी समीक्षा करेगी कि भाई आपकी जो नीतियाँ हैं वो जनहित में नहीं है। अतः आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं बन सकता। उसके ऊपर तानाशाह का जो आरोप लगाया गया है वह मिथ्या है, गलत है। ठीक है भाई, ये बातें होगी। तो यहाँ 2 पार्ट हो गए मंत्रिमंडल पर तानाशाही का आरोप। कौन कौन? रैमजी मेयर, लॉर्ड हेवर्ट लगा रहे हैं और मंत्रिमंडल पर तानाशाही के आरोप का खंडन किया जा रहा है। दूसरे पार्ट में लास्की, जेनिंग्स और लावेल कह रहे हैं कि नहीं भाई ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं है। अब निष्कर्ष लेते हैं। निष्कर्ष में क्या लेना है हम कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल की शक्तियाँ बढ़ने के कारण मंत्रिमंडल, ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है वह तानाशाह जैसे व्यवहार करता है। ये बात देखी हमने। दूसरी तरफ हमने देखा है कि भाई मंत्रिमंडल के ऊपर कुछ ऐसे नियंत्रण हैं जिनकी वजह से वो तानाशाह नहीं बन सकता। दोनों बातें होगी। निष्कर्ष में क्या निकाले हम, क्या कहें आप? निष्कर्ष में मैंने आपके लिए यहाँ 2 बिंदु तैयार किए। निष्कर्ष व्यक्तिवादी अवधारणा है, नव उदारवादी अवधारणा या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। 2 बातें होगी। अब ध्यान दें भाई, जो व्यक्तिवादी अवधारणा के समर्थक हैं, मतलब ये तो ये कहते हैं कि भी मंत्रिमंडल की शक्ति में जो वृद्धि हो रही है ना, इसके आधार पर ये कहते हैं कि भाई ब्रिटेन का मंत्रिमंडल जो है तानाशाह जैसे व्यवहार करता है। मतलब वह तानाशाह मानते हैं कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह बन गया है। मैंने यहाँ लिखा तानाशाही माना है इन्होंने। तो क्यों? क्योंकि व्यक्तिवादियों का तो कहना ये है कि राज्य के जो है कार्य कम से कम हो, लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो इस आधार पर ये लोग तो ये कहते हैं कि भाई ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह जैसे व्यवहार करता है। दूसरा, जो नव उदारवादी हैं या जो लोग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के समर्थक हैं, इनका कहना है कि भी जन कल्याण की जो नीतियां बनाई जाएंगी तो राज्य की कार्य संख्या में वृद्धि होगी, मतलब जिसको कि हम लोकतांत्रिक समाजवाद भी कह सकते हैं कि भाई धीरे धीरे वास्तविक रूप में
जन कल्याण के संदर्भ में नीतियां बनाई जाएं, मतलब लोकतांत्रिक संस्थाओं के द्वारा, या हम ये कहें कि भाई समाजवाद की स्थापना लोकतांत्रिक तरीके से की जाए, सामाजिक आर्थिक सुधार किए जाएं, जन कल्याण के लिए नीतियां बनाई जाएं। तो ये लोग ये कहते हैं कि भाई जब कार्य ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली वहाँ मंत्रिमंडल की शक्ति में वृद्धि तो होना स्वाभाविक है। तो नव उदारवादी या लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक कह रहे हैं कि भाई मंत्रिमंडल की शक्ति में जो वृद्धि हो रही है ना, तो इस शक्ति में वृद्धि होने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह बन गया है। मतलब इन्होंने, नव उदारवादियों ने या लोक कल्याणकारी राज्य का उदाहरण के समर्थक विद्वानों ने कहा है कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं है। मतलब यहां मैंने लिखा नहीं माना, मतलब मंत्रिमंडल को तानाशाह नहीं माना इन्होंने। अब दो बातें होगी भाई, व्यक्तिवादी अवधारणा के विद्वान तो कह रहे हैं कि भाई ब्रिटेन का मंत्रिमंडल जो है तानाशाह है, मतलब मंत्रिमंडल की शक्ति में जो वृद्धि हुई है, इस शक्ति में वृद्धि के आधार पर इन लोगों का कहना है कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह है। और जो नव उदारवादी हैं इनका कहना है कि नहीं नहीं नहीं, मंत्रिमंडल की शक्ति में वृद्धि होने के आधार पर ही ये नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह है। ये नहीं माना इन्होंने। इनका कहना है कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं है। जैसे मैंने लिखा ना, शक्ति में वृद्धि तो हुई है लेकिन ये तानाशाह नहीं है। अब ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के विपरीत है, मूल बात यहाँ आपको देखनी है। अब इसमें हमें क्या निष्कर्ष निकालना है? आप लोगों को ये निष्कर्ष निकालना है कि भाई मंत्रिमंडल की शक्तियों में जो वृद्धि हुई है उस के आधार पर मंत्रिमंडल, ब्रिटेन का मंत्रिमंडल स्वेच्छाचारी नहीं बना है, या ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की स्वेच्छाचारिता में वृद्धि नहीं हुई है। मतलब ये नहीं कह सकते आप निष्कर्ष में क्या कि ब्रिटेन मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ गई हैं, इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसके द्वारा बहुत ज़्यादा कार्य किए जा रहे हैं। तो क्या इसके आधार पर ये मान लिया जाए कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल स्वेच्छाचारी बन गया है? नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? बल्कि बहुआयामी लोकतांत्रिक दायित्व में ही वृद्धि हुई है। ये बात सत्य है कि ब्रिटेन मंत्रिमंडल की शक्ति में वृद्धि हुई है, महत्व में वृद्धि हुई है, कार्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन वो स्वेच्छाचारी नहीं बना है। आज भी ब्रिटेन के मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में जनमत के प्रति उत्तरदायी है, लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है, जनता को जवाब देना पड़ता है। मंत्रिमंडल को लोक सदन में अपनी नीतियों के लिए जवाब देना पड़ता है। लोक सदन के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं, वाद विवाद किया जाता है और उनसे लगातार आलोचना की गोलाबारी होती रहती है जनता की। तो वास्तविक रूप में देखा जाए, व्यवहार में देखा जाए तो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की शक्ति में वृद्धि हुई है, ये बात सत्य है। लेकिन शक्ति में वृद्धि होने के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह जैसे व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के अंतर्गत हम देखते हैं तो उसके बहुआयामी लोकतांत्रिक दायित्वों में वृद्धि हुई है। मतलब उसके जो दायित्व हैं उनमें तो वृद्धि हुई है, लेकिन वो स्वेच्छाचारी नहीं बनाए। क्यों? कि मंत्रिमंडल के ऊपर नियंत्रण है। किसका? जनमत का। मैंने यहाँ लिखा ना, आलोचना की गोलाबारी, जनमत का नियंत्रण है। जनता को जवाब देना पड़ता है प्रति 5 वर्ष के ऊपर, जनता के सामने वोटों की भीख मांगने के लिए जाना पड़ता है, जनता का नियंत्रण है। लोक सदन वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के सदस्यों से संसद में प्रश्न पूछते हैं, उनकी नीतियों के ऊपर वाद विवाद होता है और यदि बहुत ही हद हो जाती है तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध लोक सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है और मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो निष्कर्ष में आप क्या कहेंगे? मैंने नोट कर दिया है। निष्कर्ष में आप कहेंगे कि मंत्रिमंडल की शक्ति में वृद्धि तो हुई है, सत्य है, लेकिन इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है उसकी स्वेच्छाचारिता में वृद्धि हुई हो। नहीं, आप कहेंगे मंत्रिमंडल की स्वेच्छाचारिता में वृद्धि नहीं हुई है, शक्तियाँ बढ़ी हैं, सत्य है, लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं हुआ हो। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल का बहुआयामी लोकतांत्रिक दायित्व में ही वृद्धि हुई है। इसके दायित्व तो बढ़े हैं लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में इसके ऊपर जनमत और लोक सदन का नियंत्रण है। ये आपका निष्कर्ष हो गया क्लियर। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि क्या ब्रिटेन मंत्रिमंडल का अधिनायकवाद है। निष्कर्ष क्या निकाला आपने? निष्कर्ष ये निकाला कि नहीं, ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं है। ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह शासक जैसा व्यवहार नहीं करता है। हाँ, ये बात सत्य है कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की शक्ति में वृद्धि
हुई है, लेकिन इस शक्ति में वृद्धि होने के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल स्वेच्छाचारी बन बैठा है या स्वेच्छाचारी शासक जैसा व्यवहार करता है। हम हरगिज़ ये बात नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की शक्ति में जो वृद्धि हुई है वास्तविक रूप में उसके आधार पर उसके जो बहुआयामी लोकतांत्रिक दायित्व हैं उनमें वृद्धि हुई है। उसे अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, उसे अनेक प्रकार के क्या कह रहे हो अनेकों प्रकार के दायित्वों को निभाना पड़ता है, जिसकी वजह से वह शक्ति का भी प्रयोग करती है। परंतु मंत्रिमंडल स्वेच्छाचारी नहीं बना है, वह तानाशाह जैसे व्यवहार नहीं करता है। अतः उसके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह है, ये मिथ्या है, झूठ है। ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक तरीके से ही व्यवहार करता है, जनहित में नीतियां बनाता है। लोक सदन और जनमत का उसके ऊपर अंकुश है, नियंत्रण है। इसलिए ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है आप ये बात समझ गए होंगे कि क्या ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का अधिनायकवाद है। यस, थैंक यू वेरी मच।